अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जनाब एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लग ऐसे रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो एक मर्तबा फिर छितर खाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले मुबैना अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक ऑपरेशन की खबर इस वक्त इंडियन मीडिया पर मौजूद है, जिसके नतीजे यानी आउटकम के बारे में मुतजाद इतलात सामने आ रही हैं। ताहम एक बात कन्फर्म है कि इस ऑपरेशन में अभी तक किसी मुबैना दहशतगर्द को पकड़ा गया और ना ही मारकर उसके कब्जे से पाकिस्तानी चॉकलेट्स के रैपर्स, पाकिस्तानी माचिसों की डिब्बियां, सिगरेट या वोटर आईडीज बरामद नहीं हुए। अलबत्ता भारतीय मीडिया में 12 फौजियों के मारे जाने की मुतजाद इतलात भी मौजूद हैं और भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने मजीद दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में भेज दिए हैं। अहम सवाल यह भी है कि अगर अभी तक किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और ना ही मारा जा सका, तो फिर किस तरह एनडीटीवी या दीगर गोदी मीडिया को इल्म हुआ कि जंगल में मौजूद लोगों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा से है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि कल रात को लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स मुतहरक भी रही और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आकर रिस्पॉन्स को चेक भी करती रही। क्यों? ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि इंडियन फॉल्स फ्लैग की निशानदेही के बाद अब इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान की तैयारियां किस लेवल पर हैं। और ट्रंप के ताज़ा तरीन इंकशाफ, जिसमें तैयारों की तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है। पहले तैयारों की तादाद 5 थी, फिर तैयारों की तादाद 6 हुई, 7 हो गई और कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और तैयारे का इजाफा कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि मजमूई तौर पर 8 तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा तरीन इंकशाफ और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की एशिया पर फोकस के बाद क्या मोदी वाकईतन पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं? या अगर इस सवाल को मैं इस तरह ट्विस्ट कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च से पहले क्या मोदी पाकिस्तान पर हमला करना चाहते थे, तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल से ये जो सारी की सारी सिचुएशन है ये बहुत हद तक वाज़ेह होकर हमारे सामने आ जाएगी। इंडियन मीडिया में ये खबर मौजूद है। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग के तबादले किए गए, इनफैक्ट ये फायरिंग के तबादले दहशतगर्दों के नए जत्थे को मकबूजा कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश थी। और इसके बाद जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस भी किए, जिसमें उनके मुताबिक उनको कामयाबियां भी हासिल हुई और चंद दहशतगर्दों को उन्होंने मार भी दिया। लेकिन मारे जाने वाले दहशतगर्दों को ना तो मीडिया के सामने लाया गया और ना ही उनकी शनाख्त को जाहिर किया गया। अब गुज़िश्ता 24 घंटे से मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद पुंछ सेक्टर के जंगल में मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खिलाफ फौज का और इंडियन फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में यह बात बताई गई है कि बड़ी तादाद में ये जो इंडियन आर्मी है वो इस ऑपरेशन को जंगल के अंदर लीड कर रही है, जिसके बारे में बताया गया है कि वहां पर 3 से 5 मुबैना दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। अलबत्ता उन दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में भी इम्कान को जाहिर किया गया है, उनकी मौजूदगी को कंफर्म नहीं किया गया। अलबत्ता ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये जो लोग वहां पर मौजूद हैं इनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के साथ है और इस ताल्लुक को इंडियन मीडिया या इंडियन फौज ने किस तरीके से फ्रेम किया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑपरेशन को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग के उस नुक्ते से जोड़े जहां पर उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और उन्होंने मुमकिना तौर पर उस फॉल्स फ्लैग के लिए डीप सी में होने वाली किसी भी कार्रवाई का इशारा दिया था, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जानिब से ये जो इंडियन प्लान है इसको एक्सपोज करने के बाद डीप सी वाले ऑप्शन को तो
ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता मकबूजा कश्मीर के महाज को एक मरतबा फिर ऐसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस तरह के इल्ज़ामात कि जनाब इस तरह की कार्रवाइयों में 12 इंडियन फौजी मारे गए हैं को जवाज़ बनाते हुए एक नए मिलिट्री बिल्डअप का आगाज़ किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके इर्द गिर्द इंडियन लड़ाका तैयारों की परवाज़ों में इजाफा हुआ। कल रात को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से और ओपन सोर्स रडार सर्विसेज से मिलने वाली इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन जो एयरफोर्स है उसके तैयारों ने जारहाना परवाज़ें की और कभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आ जाते और कभी लाइन ऑफ कंट्रोल के से परे इंडियन हदूद के अंदर यानी मकबूजा कश्मीर की हदूद के अंदर वो परवाज़ें करते रहे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आने का मतलब इनफैक्ट पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को चेक करना था और पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स अपनी फ़ालियत और अपनी एयरफोर्स की मौजूदगी में दिया, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ना सिर्फ तैनात है बल्कि वक्फे से पाकिस्तान एयरफोर्स भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द अपनी परवाज़ों को जारी रखे हुए है। अब इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त हाई अलर्ट पर है। सिर्फ फ़ज़ाइया या बैरिया नहीं बल्कि बर्री फ़ौज के यूनिट्स भी फ़ाल पोजीशनों पर मौजूद हैं, यानी मुल्क के दिफाई निज़ाम को प्री वॉर सतह पर अपग्रेड कर दिया गया, यानी उस लेवल के ऊपर अब पाकिस्तानी फ़ौज आ गई है जहां पर वो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी है। प्री वॉर जो पोजीशंस हैं उसके ऊपर आ गई है और प्री वॉर पोजीशंस पर आते हुए जो वॉर मशीनरी है उसको भी प्री वॉर सिनेरियोस के ऊपर रखते हुए अहम तरीन महाजों पर उनको पहुंचा दिया गया है ताकि किसी मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में इंडियन जारहियत का जवाब दिया जा सके। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि आज ये बात नुक्ता बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज जो है 5 नवंबर है और कल 6 नवंबर है। इस वक्त भारतीय रियासत बिहार के अंदर जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो अरूज पर हैं। कल यानी 6 नवंबर को रियासती असम्बली के इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे रियासत बिहार के अंदर। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि इंडिया अपनी शिकस्त को यानी ख़ास तौर पर बीजेपी इस रियासती असम्बली के इंतखाब में अपनी मुमकिना शिकस्त को देखते हुए ये जो फॉल्स फ्लैग है इसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरीके से नोटिस ऑफ एयरमैन एंड नोटिस फॉर मैरीन्स जारी किए गए हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब इंडिया के जो सियासत है उस पर जंगी ड्रामे के स्टंट को अप्लाई करने का जो टाइम है वो आ गया है। इसलिए अगर बिहार के इलेक्शंस के अंदर नताइज बीजेपी के मुवाफिक ना हुए तो मोदी एक महदूद कार्रवाई करके कौमी हीरो का तासुर पैदा करने की कोशिश कर सकता है। और चूंकि भारत की कमज़ोर जियोपॉलिटिकल पोजीशन तज्जिया निगारों के मुताबिक नुमाया होती चली जा रही है और भारत की अंदरूनी पॉलिसी और इदारा जाती कमज़ोरी बढ़ रही है, और इस हवाले से खुद इंडियन अपोजिशन जमातें जिनमें कांग्रेस भी शामिल है वो इस बात का इजहार कर रही है कि मोदी हुकूमत ने इदारों यानी इंडियन आर्मी को भी एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है और इस जो है वजह से तवीलुल मियाद पॉलिसी इस्तेहकाम ख़त्म हो चुका है। लिहाजा ऐसे हालात में हुकूमत खारजी दुश्मन पैदा करके अंदरूनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश कर सकती है। अब इस सिनेरियो में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री को मिस कर जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दुरुस्त इकदाम होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल जो है वो अपने बयानात के ज़रिए इंडियन गवर्नमेंट के पैरों के नीचे से ज़मीन को सरकाते रहते हैं। पहले उन्होंने, अगर आपको याद हो, जून में चंद तैयारों का जिक्र किया, जुलाई में तैयारों की तादाद 5 हो गई, अगस्त के अंदर तैयारों की तादाद 6 हो गई और सितंबर के अंदर तैयारों की तादाद जो है 7 हो गई। अब नवंबर है, तैयारों की तादाद 8 हो गई है। कल उन्होंने इस बात का जिक्र किया
کہ جناب یہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہے اس کو میں نے ٹریڈ کے ہتھیار سے روکا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 7 طیارے مار گرائے گئے تھے جبکہ 8واں طیارہ ہارڈلی وونڈڈ تھا، یعنی شدید زخمی تھا، آپ اس کو بھی گرایا جانے والے طیاروں میں شمار کریں۔ یہ جو ٹرمپ کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ آپ 8 طیاروں کو ہی تباہ سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس صورتحال پر جو کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈیولپ ہو چکی ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا 60 منٹس یعنی CBC کے پروگرام میں انٹرویو جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے ایٹامک ٹیسٹنگ کا ذکر کیا تھا، وہ انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ انڈیا کو اس بات کو کنوے کرے کہ پاکستان کو ہلکا لینے کی غلطی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ پاکستان کا جو تیاری ہے وہ نہ صرف مکمل ہے بلکہ پاکستان کا رد عمل اس مرتبہ پہلے سے زیادہ ہوگا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سوال جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا کہ کیا مودی واقعتاً جنگ چاہ رہے ہیں یا آپریشن سندور سے پہلے یعنی پہلگام واقعے کے بعد نریندر مودی پاکستان کے ساتھ جنگ چاہتے تھے، تو اس حوالے سے میں چند اہم ترین جو شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ راجناتھ سنگھ جو کہ بھارت کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ پہلگام واقعے کے فوری بعد انہوں نے بطور وزیر دفاع تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو ایک اجلاس کے لیے وزارت دفاع طلب کیا، اور وزارت دفاع میں طلب کرنے کے بعد راجناتھ سنگھ نے ان سے پوچھا کہ کیا پہلگام واقعے کے بعد یہ وہ وقت نہیں ہے جب انڈیا کو پاکستان کو جواب دینا چاہیے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مبینہ نیٹ ورکس کو نشانہ بنانا چاہیے؟ کیا بھارتی فوج پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہے؟ اس پر راجناتھ سنگھ کے بقول تینوں جو ان کی فوجی سربراہ ہیں انہوں نے اپنی آمادگی اور اپنی ریڈینس کا اظہار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ راجناتھ سنگھ کے مطابق انہوں نے اسی وقت تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو اپنے ساتھ لیا، پرائم منسٹر آفس آئے، اور پرائم منسٹر آفس آ کر انہوں نے نریندر مودی کو کہا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہمیں پاکستان کو جواب دینا چاہیے، اور فوجی سربراہ میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ پاکستان کو جواب دیا جانا چاہیے۔ یعنی راجناتھ سنگھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کی یہ کال نہیں تھی کہ آپریشن سندور لانچ کیا جائے، یعنی نریندر مودی جو ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کے بارے میں، یعنی اس طرح کی کارروائی کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے ہوئے یا پاکستان کی انٹرنیشنل فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی طرح کا جواب دیا جائے، یہ پہلا اس کا ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا، پہلگام واقعے کے بعد ایک جانب تو مختلف میٹنگز کی نریندر مودی نے اپنے فوجی سربراہان کے ساتھ، اپنی جنگی کابینہ کے ساتھ، لیکن ان کی سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی RSS کے سربراہ کے ساتھ، اور RSS کے سربراہ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں RSS کے سربراہ نریندر مودی، راجناتھ سنگھ اور امت شاہ موجود تھے۔ اس میٹنگ کے اندر پاکستان کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ کیا گیا، اور RSS یعنی ہندوتوا کی ایڈیالوجی کے مطابق نریندر مودی کو راجناتھ سنگھ اور امت شاہ اور RSS کے سربراہ ان تینوں نے مل کر مودی کو پریشرائز کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند تجزیہ نگاروں یا اداروں کی آراء پیش کرتا ہوں، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہے، اور اس ادارے نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے مودی حکومت نے بھارت کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو اپنی اولین خارجہ پالیسی بنایا، اور اس تناظر میں پاکستان کے خلاف سخت موقف کو اختیار کیا۔ جبکہ یہ جو ہے یوریشیا ریویو کا تجزیہ ہے، مودیز انڈیا از ریسیٹنگ پاور اینڈ وارفیئر کیلکولیشنز، یعنی مودی حکومت جو ہے وہ طاقت کو
असर नौ तरतीब देते हुए जंग के इम्कानात का जायजा ले रही है। इस मजमून में लिखा गया है कि मोदी की तरफ से देर से रद्द अमल की पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान खतरे की कीमत बढ़ा देता है और पाकिस्तान के लिए मौक़ों को कम कर देता है। अल जज़ीरा ने अपने तबसरे में कहा, भारत ने हालिया ऑपरेशन के बाद ताकत दिखाने की कोशिश की मगर हकीकत में वो कमज़ोर पड़ गया। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूशन के तज्ज़िये में लिखा गया है, लेसन फॉर द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर। भारत ने मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन की तैयारी की है और मोदी की क़यादत में भारत मज़ीद जारहाना मूड में जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये जो है ना पोस्ट वॉर सिनेरियोस के अंदर ये आर्टिकल्स लिखे गए। अब ये सवाल कि क्या अब मोदी जंग चाहते हैं, चाहते थे वाला पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में रख दिया, अब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू करना पसंद करेंगे, अगरचे राजनाथ सिंह ने जो कि भारतीय वजीर दिफा हैं, उन्होंने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में और भारतीय फौज को ऑपरेशनल मोड में लाकर इनफैक्ट विल ऑफ वॉर को डेवलप किया है इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो इनफैक्ट विल ऑफ वॉर के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। और चूंकि मोदी ने एक शाइनिंग इंडिया का नैरेटिव को डेवलप किया था और जिस तरह ये बात कही जाती है कि जंग शुरू करना आपका इख्तियार होता है, जंग कैसे खत्म की जाएगी ये आपके इख्तियार में नहीं होता। प्यूटन ने जिस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज किया था तो उसका ये मानना था कि एक हफ्ते के अंदर ये यूक्रेन की जंग को हम खत्म कर देंगे, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। ना प्यूटन ने वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो यूक्रेन की जंग के लिए उसने सेट किए थे हासिल किए हैं और ना ही इस जंग का इख्तिताम हुआ है। और रशिया एक बड़ी मिलिट्री पावर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लिहाजा मैं अगर आपसे ये कहूं कि इंडिया किसी महदूद अस्करी कार्रवाई के लिए, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, और ये जो अस्करी कार्रवाई है ये सरक्रीक या लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द ही होगी, वहां तक ही महदूद रहेगी, तो इस बात का इम्कान तो पाया जाता है। लेकिन एक फुल फ्लेज जंग ये मुझे ज़्यादा मंतकी नज़र नहीं आती। और ब्रुकिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र किया है कि जंगी हरबों को इस्तेमाल करना मोदी के लिए सियासी हरबा तो हो सकता है लेकिन मसाइल का हल साबित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये तो मुमकिन नहीं है, अगर मैं इनके इस नैरेटिव की तशरीह करूं कि मोदी कल सुबह फौजों को निकालकर पाकिस्तान पर हमला कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता वो जवाबी या छोटी कार्रवाइयां करते हुए अस्करी दबाव बनाकर ये बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जनाब मैंने पाकिस्तान के खिलाफ रिजॉल्व को दिखा दिया है और इस रिजॉल्व के ज़रिए मैंने अपने लिए ऐलान फतह किया है। यानी वो कैलिब्रेटेड पनिशमेंट की टर्मिनोलॉजी के तहत काम करना चाहते हैं। इससे आगे बढ़ने का अभी भारत का कोई इरादा नहीं है। ये बात मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बात का इजहार करती हैं, जैसे गार्जियन ने ये बात कही है, उसके साथ अल जज़ीरा की तरफ से ये बात सामने आई है कि जिस वक्त अगर इंडियन नैरेटिव को देखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनका ये मौक़िफ़ है कि हम जंग जीत रहे थे। अल जज़ीरा कहता है कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो फिर जंग रोकी क्यों? भाई आपको उस जंग के जीत का कुछ ना कुछ नमूना तो दिखाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि आप जंग में जीत का नमूना दिखाने में कतई तौर पर नाकाम रहे हैं। और इसीलिए अब ये जो नरेंद्र मोदी है उसने
अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक्स की थी और पाकिस्तान ने 7 तैयारे मार गिराए थे, तो नरेंद्र मोदी ने जो अपना पहला खिताब था उसमें उसने ये कहा था कि हमने तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों को अटैक किया, पाकिस्तान ने उल्टा हम पर ही हमला कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो इस जंग का या पाकिस्तान के जवाब का अंदाजा ही नहीं कर पाया था, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाया था कि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब आएगा। अब उसको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान का जवाब आएगा, लिहाजा जंग की ख्वाहिश इस वक्त उनकी नहीं है, वो कंट्रोल्ड लड़ाई चाहता है, ऐसी लड़ाई जो वो शुरू करे जिसका जवाब उसके पास हो, जिसको रोके भी वो खुद और वो उसे भारतीय अवाम के सामने फतह बनाकर पेश करे। और कश्मीर में होने वाला ये जो मिलिटेंसी ड्रामा स्टेज किया गया है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, वो इसी ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वेल इन टाइम उसके रास्ते में इस बात को रख कर कि 7 तैयारे तबाह हुए थे और 8वां बुरे तरीके से उसको नुकसान पहुंचा था, इतना नुकसान पहुंचा है कि अब वो उड़ने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान की एटॉमिक टेस्टिंग की बात करके मोदी के इरादों के सामने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्पीड ब्रेकर को बना दिया गया है। और देखना ये है कि इस सारे के बावजूद नरेंद्र मोदी या आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए इनफैक्ट पावर हब है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलते हुए कोई कार्रवाई करेंगे या एक नेशनल लीडर के तौर पर इस बात का जायजा लेंगे कि जंग का उनको कितना नुकसान हुआ है और मज़ीद कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो एक सियासी लीडर भी हैं और वो एक जिसे हम कह सकते हैं ना, एक ऐसी ढलवान जिस पर फिसलन हो, वो उसके ऊपर आने का या उसके ऊपर कदम रखने का रिस्क तो यकीनन नहीं लेंगे। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.